नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। 21 जुलाई से शुरू हुआ एक माह का मानसून सत्र एसआईआर की भेंट चढ़ गया है और सरकार ने हंगामे के बीच बिना किसी बहस लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 बिल पास कराए हैं। हालांकि संविधान का 130वां संशोधन बिल अटक गया है और विपक्ष के भारी विरोध पर बिल जेपीसी को भेजना पड़ा और ये बिल पास होता तो किसी भी आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन जेल में रहने वाले ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी जा सकती थी। और आज आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने एसआईआर को लेकर भारी हंगामा किया है। विपक्ष लगातार एसआईआर पर बहस की मांग करता रहा, लेकिन सरकार इनकार करती रही। विपक्ष कहता रहा सरकार जवाब देने से भाग रही है और सरकार कहती रही कि यह संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग का मामला है और वो जवाब दे रहा है। लोकसभा में आखिरी दिन कोई कामकाज नहीं हो पाया, जबकि राज्यसभा में हंगामे के बीच अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया और बिना बहस के पास करा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में बिल बिना बहस चोरी से पास कराया गया है और यही काम राज्यसभा में हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सदन ना चलने देने के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इधर एसआईआर को लेकर दिल्ली से बिहार तक घमासान जारी है और आज शाम राहुल गांधी फिर बिहार पहुंचे और वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया। आपको बता दें कि वो 28 अगस्त को बिहार पहुंचेंगे और दोनों नेताओं के साथ यात्रा में शामिल होकर संदेश देंगे कि वोट चोरी बिहार में ही नहीं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हो रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे देश में वोट चोरी का संदेश ले जाने का आह्वान भी कर चुके हैं। वो भी राहुल तेजस्वी के साथ यात्रा में शामिल होंगे और यूपी की वोट चोरी का खुलासा करेंगे और दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष में टकराव पर देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को राजनीतिक अखाड़े में लोकसभा तब्दील हो गई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़े विधेयक पेश किए थे, जिनमें ये प्रावधान है कि चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी राज्य का या केंद्रीय मंत्री हो, अगर वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो फिर उसे अपने पद से हटना होगा। विधेयक पेश होते ही लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी। गुरुवार को भी इस मामले में सियासत गरमाई रही, प्रतिक्रियाएं भी आती रहीं। बीजेपी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ये लोकसभा जो है, ये लोकसभा कुश्ती का है। मैंने तो बचाने का प्रयास किया, मेरे कारण ही मारपीट बचा, मुझे इसका गर्व है। और गर्व दूसरा ये है कि 2012 में सोनिया गांधी जी इसी बेल में बिलास मुत्तवार के साथ कूद गई थी और समाजवादी पार्टी के जो एक शेड्यूल कास्ट सांसद थे यशबीर सिंह जी, उसको सोनिया जी ने खुद धक्का मारा था। उसका वीडियो फुटेज निकाल लीजिए। उस वक्त भी मैंने सारे सांसदों को बचाया था और कल भी मैंने मारपीट नहीं होने दी। और इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने उस पार्लियामेंट में बैठकर अपने सारे सांसदों को कहा कि इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी है, इस तरह का काम नहीं करना है। हम यहाँ कानून बनाने के लिए आए हैं, हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए आए हैं, मारपीट का फोरम नहीं है। और उनके कारण कल एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जो भी पार्लियामेंट्री जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो भी रिकमेंडेशन करेगी पार्लियामेंट को, उसके बाद पार्लियामेंट भी डिस्कस करेगी। तो इसलिए इसको लेकर के किसी तरह का हाहाकार हंगामा हुड़दंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनकी शुद्धता और शुचिता जो है वो उस पर किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। उसको सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई भी व्यवस्था होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसदों ने कहा कि संविधान संशोधन के नाम पर सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान संशोधन के नाम के ऊपर आप क्या ला रहे हो? लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्रियों का खात्मा। जो छोटे छोटे दल मुख्यमंत्री बनते हैं उन लोगों को बिल्कुल आप खत्म कर देंगे। उनकी पार्टियां तोड़ तोड़ कर आप तो उनको खत्म कर देंगे। बिल्कुल आप सुनने को तैयार नहीं हो। चर्चा कहाँ? आप तो बोलने भी नहीं देना चाहते। आप चर्चा कहाँ तैयार हो? आप तो बोलने ही नहीं देना चाहते। पेपर फाड़ना तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 30 दिन वाला जो है,
उसके लिए था। लेकिन अब वो उनके भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि जब विरोध कर रहा हो ऑपोजिशन तो अपने सारे बिल पास करवा लो बिना डिस्कशन के। केंद्र सरकार राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का तर्क देकर तीनों विधेयकों का बचाव कर रही है, जबकि विपक्ष कानून के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर हमलावर है। तीनों बिल अब फिलहाल जेपीसी को भेज दिए गए हैं। मॉनसून सत्र के बाद भी ये सियासी टकराव कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। Bring peace, harmony and prosperity to all. Jai Hind. Now the national song Vande Mataram. वहीं मानसून सत्र पर करीबी नजर रखने वाले हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा दे रहे हैं इस पर पूरी जानकारी। प्रवेश, बताइए कि एक माह के मानसून सत्र में कितना काम हो पाया है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी और आज हंगामेदार समाप्ति भी हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत हमारे माननीय सांसदों की सीधे तौर पर कहूं तो ऑपरेशन सिंदूर से हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमने देखा था कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से मानसून का पूरा सत्र गया उसमें कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा आया रहा। विशेष रूप से मैं बता दूं कि इस बार लोकसभा में लगभग 12 और राज्यसभा में 14 बिल पास हुए। लोकसभा की बात अगर करें तो इसमें कुछ बिल अहम थे, जिसमें गोवा विधानसभा की अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों से संबंधित बिल था, मर्चेंट शिपिंग बिल था, इसके अलावा मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक था, मणिपुर विनियोग संशोधन विधेयक था, इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और एंटी डोपिंग संशोधन बिल भी शामिल था। इसके अलावा कई बिल ऐसे थे जिसको हम अहम कड़ी में मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ एक बिल आज सदन में आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहूं तो दोनों पक्षों में एक तकरार होते हुए देखा गया। तकरार इतनी बढ़ गई कि कहीं ना कहीं सदन को स्थगित तक करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो गेम ऑनलाइन में पैसा लगाकर खिलाते हैं उनको रोकने के लिए बिल है। माना यह जा रहा है कि बिल युवाओं के लिए थोड़ा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग इस बिल में जब ये अमेंडमेंट होगा या ये कहे पारित होगा तो जो लोग पैसा लगा के ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो कम से कम उनकी रोकने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल सदन में हंगामा हुआ और बिल जेपीसी के पास भेज दिए गए। वही राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल है जो विशेष रूप से इसमें जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारतीय बंदरगाह विधेयक, ऐसे 12 बिल की मैं बात करूं जो लोकसभा से राज्यसभा में आए वो भी इसमें अमेंडमेंट गए और इसके अलावा कैरेज ऑफ गुड्स का एक संशोधन बिल भी राज्यसभा में गया। वही तमाम बिल जो है काफी हंगामेदार होने के बाद भी पास करा लिए गए। फिलहाल आज मानसून के सत्र की समाप्ति हो गई। अब देखना है कि आगे की रणनीति विपक्ष की क्या होगी। जी प्रवेश, एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, लेकिन सदन में चर्चा नहीं करा पाया। इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, सदन में चर्चा नहीं हो पाई, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन विपक्ष ने अपनी एक रणनीति बना ली है। विपक्ष ये जानता है कि एसआईआर का मुद्दा अगर वो छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं वो और पीछे चला जाएगा। लेकिन चर्चा की जहां तक बात है कि कई बिल ऐसे थे जो विदाउट चर्चा के जो है पारित हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर चाहता तो वो चर्चा करके उनमें अमेंडमेंट भी कर सकता था या ये कहे उन्हें रोकने की कोशिश भी कर सकता था। लेकिन फिलहाल विपक्ष की जो रणनीति है केवल और केवल एसआईआर के मुद्दे पे थी और इसी वजह से जो है तमाम बिल जो है रुकने के बजाय या ये कहे संशोधन होने के बजाय पारित होते चले गए और यही वो नतीजा है कि राज्यसभा में और लोकसभा के 12 और राज्यसभा के 14 अहम बिल पास हो गए। विपक्ष को लगभग एक रणनीति बना के इन बिलों को रोकने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष केवल और केवल एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी रणनीति बनाता रहा है। प्रवेश, देखा जाए सरकार ने बिना बहस जो बिल पास करा लिए हैं, अगर विपक्ष इस बहस में शामिल होता तो क्या इन बिलों का कोई संशोधन संभव था? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर
विपक्ष जो है चर्चा करता, सरकार में जो भी बिल रखे थे संशोधन के लिए या सीधे तौर पर कहूँ तो उसमें अगर विपक्ष की भूमिका रहती तो जाहिर सी बात है कि उसमें संशोधन का भी एक पक्ष रहता और कहीं ना कहीं हो सकता था कि वो बिल को जो है रोकने का प्रावधान भी वो कर सकते थे। लेकिन विपक्ष ने, मैंने पहले ही कहा कि रणनीति केवल और केवल या ये कहें फोकस या दिशा एसआईआर के मुद्दे पर टिकी हुई है और एसआईआर की वजह से पूरे विपक्ष ने मानसून के सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। वो हमने साफ तौर पर देखा भी है और आज समाप्ति जब हुई है सदन की, सीधे तौर पर कहूँ चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में भरपूर हंगामा देखने को मिला। प्रवेश, फिलहाल मानसून सत्र तो खत्म हो गया है, अब एसआईआर को लेकर विपक्ष का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, देखिए एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष एक रणनीति बना रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर कहूँ तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन करने की भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। अब जल्दी हमें हो सकता है कि जंतर मंतर दिल्ली का हो या कोई ऐसा स्थान हो जो जहां पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर एसआईआर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ हमें जल्दी दिखाई दे, क्योंकि पूरा विपक्ष जो है सदन में भी इस एसआईआर के मुद्दे को लगातार हंगामा करता रहा है और अब आगे भी इसको लेकर छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। जी प्रवेश, फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवेश, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अभी और भी सवाल आपसे करने हैं। फिलहाल रुख करेंगे अगली खबर पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत भले ही एनडीए के पास हो, विपक्ष देश को संदेश देना चाहता है कि वो संवैधानिक पद के लिए पार्टी लाइन से अलग सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रिटायर्ड जज को लेकर आया है जिसने कई फैसले कांग्रेस के खिलाफ किए हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि एनडीए की तरफ से आरएसएस और भाजपा की कट्टर समर्थक को लाया गया है। जाहिर है कि वो सदन में भी पार्टी लाइन पर काम करेंगे और इंडिया गठबंधन ने आज पूरे दलबल के साथ अपने उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन भी कराया और उनके नामांकन में पूरा गांधी परिवार, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत विपक्ष के सारे दिग्गज मौजूद रहे। कल एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में खुद पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए घटक दलों के दिग्गज मौजूद थे और दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अब दोनों तरफ से मोहरे चलने शुरू कर दिए गए हैं। लड़ाई का पूरा फोकस दक्षिण पर है। इससे दक्षिण भारत की राजनीति गर्मा गई है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट सामने होगा। भाजपा की कोशिश विपक्ष को तोड़कर नंबर गेम बढ़ाने की है, तो विपक्ष का ज्यादा फोकस देश को अलग संदेश देने का है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का ऐलान किया था। बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। देखते क्या हम विजयी होंगे। एक अच्छे व्यक्ति हैं जो संविधान के अंतर्गत चलते रहे हैं। वो हमारे ऑपोजिशन के हमारे कैंडिडेट हैं और वो किसी के पिट्ठू बन करके नहीं रहेंगे। जैसा हम चाहते हैं संविधान में सबको बराबरी से बोलने का, कहने का अधिकार हो और हमें पूरा विश्वास है जो इनको हमने दिया है वह केवल पक्ष को ही नहीं लेकिन विपक्ष को भी पूरा बोलने का अवसर देंगे। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ हैं जिसमें निष्पक्षता, उस पद की निष्पक्षता पे जो है हमेशा बात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके विचारधारा के खिलाफ हमने एक कैंडिडेट खड़ा किया और पूरा प्रयास हम रहेगा कि हम हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और निष्पक्ष कैंडिडेट हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। बता दें कि इससे पहले एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा। फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने भी नामांकन करा दिया है और इसके साथ तय हो गया है कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। क्या रहेगी दोनों पक्षों की रणनीति?
देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने अपना नामांकन कल कर दिया था। तो वहीं आज इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने आज अपना नामांकन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब नामांकन किया गया तो पूरे विपक्ष ने सबसे पहले एक शक्ति प्रदर्शन इकट्ठा होकर ये कहे सीधे तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया कि सब एक है, मिलकर है। जिस समय नामांकन की प्रक्रिया की जा रही थी, मैं आपको बता दूं कि वहां पर तमाम विपक्ष के बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें सोनिया गांधी, शरद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राम गोपाल यादव, डीएमके के तिरुचि शिवा समेत कई ऐसे मैं बता दूं बड़े नाम शामिल हैं जो वहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय प्रस्तावक के रूप में 80 सांसदों ने हस्ताक्षर करके दिए तो वहां पर एक माहौल अलग ही था। और सबसे अहम कड़ी ये है कि उपराष्ट्रपति के लिए इस बार दोनों पक्षों की बात करें, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पक्षों के दक्षिण के उम्मीदवार के आने से कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा उपराष्ट्रपति का दिलचस्प हो गया है। देखना होगा जब 9 सितंबर को जब ये चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं किस तरीके का माहौल होगा और क्या रिजल्ट होगा, ये अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प समय होगा। जी प्रवेश, फिलहाल देखा जाए तो चुनावी गणित जो है वो एनडीए के पक्ष में है, फिर भी अगर विपक्ष की बात करें तो वो पूरी तरीके से डटा हुआ है। आखिर क्या संदेश देना चाहता है वो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि आज जब जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन किया तो नामांकन करने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे को बधाई देने के बाद वो सीधा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे और वहां पर उनसे अपने लिए सहयोग मांगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद केजरीवाल ने जब मीडिया से रूबरू हुए अब से थोड़ी देर पहले तो उन्होंने साफ तौर पर जो संदेश दिया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। उन्होंने सीधे तौर से पक्ष और विपक्ष दोनों को एक संदेश देने की कोशिश की। सीधे तौर पर कहूँ तो विपक्ष तो एकजुट है ही, लेकिन उन्होंने पक्ष या सरकार के जो सांसद है उनसे सीधे तौर पर यह अनुरोध किया। उन्होंने खुलकर ये बात बोली कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो गोपनीय तरीके से होगा, इसलिए सभी वो सांसद जो वोट डालेंगे मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जो है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि ये सुदर्शन रेड्डी जो है एक न्यायिक पालिका से आते हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके की जो कानून व्यवस्था उसको समझते हैं और ये देश हित में होगा। उन्होंने सीधे तौर पर ये भी कहा कि अपनी पार्टी के आला अधिकारियों की ना सुने बल्कि देश हित में जो है इस बार वोट करें। तो जो ये मैं सीधे तौर पर कहूँ तो जो ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति बना रहा है कि जो पक्ष में या सरकार के पक्ष में जो विधायक जो सांसद है जो वोटिंग करेंगे उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के बयान से सीधे तौर पर कहें तो ये स्पष्ट भी हो जाता है। जी प्रवेश, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, दिल्ली के सीएम पर हमले को लेकर वहां पर काफी गहमी का माहौल है, तो फिलहाल अभी ताजा हालात वहां के क्या कुछ है? आरोपी ने अभी तक कुछ क्या जानकारी दी है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनकी सुरक्षा में कल जो हमने सेंध देखी थी, थोड़ा सा जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हमने देखा था उसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है पूरी कार्रवाई कर चुकी है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद उसको 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि आज 2 चीजें सीएम रेखा गुप्ता में देखी गई है। पहली, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उनको हटा दिया गया है। BS के सीधे तौर पर कहूँ जो इस समय पद पर बने हुए थे उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह नए कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया है। और सीधे तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सुरक्षा में सेंध को लेकर उठ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ मैं कहूँ तो रेखा गुप्ता से दिल्ली पुलिस का जो अधिकारी या ये कहे आला अफसर जो है उनकी सुरक्षा में रहते थे उनको हटा दिया गया है, उसकी जगह उन्हें जेट सुरक्षा देकर बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी इस पूरे घटनाक्रम की गाज आज दिल्ली में देखने को मिली है। प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सीएम की जन सुनवाई के बाद गुरुवार को लखनऊ में सीएम की जन सुनवाई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग जहर खाकर सीएम के सामने पहुंच गया।
कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद वहां जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा से लेकर तमाम पहलुओं पर समीक्षा हो रही है और दिल्ली की घटना के बाद लखनऊ में सीएम की जनसुनवाई में सुरक्षा की समीक्षा हुई। और इसी बीच गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम आवास पर जनता दरबार में गाजियाबाद के लोनी निवासी 60 साल के सतवीर जहर खाकर पहुंच गए और आनन फानन में पुलिस और अधिकारियों ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सतवीर गुर्जर के प्रार्थना पत्र से खुलासा हुआ है कि वो भी सनसनीखेज है। उन्होंने लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर से अपनी जान को खतरा बताया है। अपने को कारगिल योद्धा बताते हुए प्रार्थना पत्र में उन्होंने लोनी की जनता और अपने ऊपर अतीक मुख्तार जैसे अत्याचार का आरोप लगाया है और सीएम को लिखा है कि मेरी रक्षा की जाए। प्रार्थना पत्र में उन्होंने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। सतवीर के अनुसार अप्रैल माह में विधायक ने सरकार गिराने की मंशा से कलश यात्रा निकाली थी, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया में खुलासा भी किया था। आपको बताते चले कि भाजपा विधायक पर पहले भी पार्टी के खिलाफ बयान का आरोप लगा था और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मामले को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और इस तरफ की जानकारी की ओर चलते हैं और अपने लखनऊ संवाददाता सरफरुद्दीन खान के पास। तो सरफरुद्दीन, बताइएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था? पीड़ित ने भाजपा विधायक के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। निया, आपको बता दें जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें चल रही है, दिल्ली की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों जगह जो है जो अपनी जो बातें रखना है उसको लेकर के पहुंचे थे। वहां पे जो है दिल्ली में भी यही हाल हुआ कि एक सुरक्षा को लेकर के जिस तरह उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कही जाती है कि विधायकों की सांसदों की होती है, मगर यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने का शेष लगाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल वहां पे लोग पहुंचे, उसके बाद उन्होंने जो है एक ये भी कहा था कि जो है हम वहां पर पहुंचेंगे और उसके लिए बात करने के लिए पहुंचेंगे, मगर वहां पे उन्होंने विधायक ने जो इनके पर आरोप लगाया था उसी को लेकर के वहां पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात ये कि संसद के अंदर घुसना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सरकार के ऊपर उठ रहा है कि बिना इस तरह के आदमी जा सकते हैं तो कोई भी अंदर घुस सकता है। उत्तर प्रदेश की बात कही जाए, चाहे हम जो है दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के आवास के पास एक आदमी अंदर जाता है, जहर खा के जो है पहुंच जाता है अंदर। तो इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वहाँ के जो गार्ड्स है, वहाँ पे जो सुरक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं सेल लगने का काम भी किया है। फिलहाल हम आपको बता दें जिस तरह से जो है जिन्होंने जो है जहर खाया था वो फौज के खिलाड़ी हैं। फौज सबसे बड़ा यही है कि जो दुनिया के जो है सारे लोगों को संभालता है, आज वही जहर खाने में मजबूर हो गया है। फिलहाल अभी कहा जाता है कि नौजवान और किसान, इसी पे दुनिया टिकी हुई है, उसी पे हिंदुस्तान का भविष्य भी टिका हुआ है। और इन्हीं ऐसे के लोग जो है जहर खाने लगेंगे तो आम जनता का क्या होगा। फिलहाल ये फौजी है, इनकी जमीन पे कब्जा करने के लोग चक्कर में थे और काफी जो है कई लोग इनको विधायक जो है इनको टॉर्चर कर रहे थे कि अपनी जमीन को मेरे नाम कर दिया जाए। उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने आए थे, मुझे 3 बार आए, मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने आज गुस्से में जो है जहर खा लिया। फिलहाल उत्तर वहाँ के लोगों ने जो है उसको जहर, जैसे उनको पता चला कि जहर खाया, पार्टी के हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर उनको भर्ती कराया गया। न्याय सबसे बड़ा सवालिया निशान यही उठ रहा है कि लोग वहां पर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है। नहीं मुलाकात होती तो उनका अंदर का जो अंदर का इंसान होता है वो कहने की इस बात का बेबस हो जाता है कि हमको सिर्फ हमारे पास एक। फिलहाल ये जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे खबर पर रुख करते हैं और अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां मुरैना से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है और यहां एक दबंग ने दोस्ती से इनकार करने पर युवती के साथ हैवानियत की है। युवती के इनकार पर दबंग ने उसे बोलेरो से कुचलकर मार डाला। सनसनीखेज मामला मुरैना के कैलाशरस थाना क्षेत्र के कुरौली गांव का है और युवक गांव की युवती पर काफी दिनों से जबरन दोस्ती और बातचीत करने का दबाव डाल रहा था। जब युवती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने बोलेरो से उसके पहले युवती को टक्कर मारी और फिर उसको बुरी तरह से कुचलकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं युवती के परिजनों ने युवक पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि आरोपी लंबे समय से बेटी पर दोस्ती का दबाव बना रहा था। और इसी बीच वारदात से जुड़ा एक वीडियो और ऑडियो सामने आया है जिसमें युवक युवती से बातचीत करने का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी देते भी सुनाई दे रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। तो आइए सुनते हैं घटना के बारे में क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का। लड़की की गाड़ी क्या मामला है?
थाना केलारा सत्यावत एक एक्सीडेंट से एक महिला की मृत्यु हुई है, जिसको कि इलाज के लिए यहाँ भिजवाया था मुरैना, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे जारी है और उस पर जो भी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको कार्रवाई उस अनुसार की जाएगी। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो लड़का था उसने कुछ लड़का मारा है, वो भी वायरल हुआ है, इसमें क्या जांच में है? इस तरह के यदि तथ्य आते हैं तो उसको उसमें जांच में शामिल किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसी सनसनीखेज घटना के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे मुरैना संवाददाता दीपक श्रीवास्तव के पास। दीपक, बताइए कि इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जैसा कि मैं आपको बता दूं नेहा, अभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। पुलिस उस सनकी आशिक के घर पर दबिश दे चुकी है, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला। घर पर ताला लगा हुआ था। अपराधी घटना को अंजाम देकर अभी फरार है। का ये कहना है कि काफी समय से दबंग युवती को परेशान कर रहा था, तो पहले भी शिकायत की होगी, तब पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई नहीं की? जैसा कि मैं आपको बता दूं नेहा, ये बात परिजनों द्वारा कहा गया है कि सनकी युवक द्वारा युवती को परेशान किया जा रहा था। उनकी बेटी को फोन करके परेशान कर रहा था, दोस्ती करने का दबाव बना रहा था, पर परिजनों द्वारा इससे पहले थाने में कोई भी मौखिक या लिखित शिकायत नहीं की थी, ऐसा पुलिस का कहना है। दीपक, फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस थाना केलारा में एसआई सतीश गौतम से मेरी बात हुई थी। ये मामला वही देख रहे हैं। अभी पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। अपराधी की जो भी जगह चिन्हित हो रही है वहां पे पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है, लेकिन अभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपका शहर आपकी खबर में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ प्लस।